हेलो एवरीवन। सबसे पहले पिछले टेस्ट का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में हमने आपको लास्ट लेक्चर बताया भी था, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ आपके बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में लिखने को आता है। 2 रूल्स होते हैं इसमें, और इस रूल का इस्तेमाल करके हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले हम ये जो पोटेंशियल मेथड वाला हमने आपको क्वेश्चन दे रखा था, पहले हम इस क्वेश्चन के ऊपर में बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए, जिनसे सॉल्व नहीं हो पाया था। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर इसका दिया था, तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि इस तरह का जब भी सवाल आपको मिले तो उसे आप पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करना है, तो हमने उसका तरीका आपको ये बताया था कि जब अगर सिर्फ आपके सामने में एक सिंगल वायर हो और वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ना हो, जैसे रेसिस्टेंस ना हो, वहाँ पे सेल ना हो, वहाँ पे कोई मान लीजिए कि कोई भी मतलब कैपेसिटर ना हो, तो उस जगह पे आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस मान के उसको डील कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उस लॉजिक का यूज़ हम लोग इस क्वेश्चन पे करते हैं। तो देखिएगा ज़रा, यहाँ से हम नेमिंग करना शुरू करते हैं एक्स और वाई के बीच में। तो ये रहा एक्स, और यहाँ तक कुछ है नहीं, यहाँ बीच में कुछ नहीं। इस पॉइंट को भी हमने क्या कह दिया, एक्स। लेकिन देखो, जब यहाँ पहुँचोगे ना, हमने कहा था हर जंक्शन पे नेमिंग करना है आपको, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब इस जंक्शन पे पहुँचोगे तो बीच में तार है, लेकिन रेसिस्टेंस भी है, तो नाम बदल देना। मान लीजिए हमने नाम दे दिया पी, कोई भी नाम आप अपने मन से दे सकते हैं, पी क्यू आर, कुछ भी, वो कोई मैटर नहीं है। इधर से आइए, ये वाई है, तो यहाँ बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ये भी वाई। और देखो इस तार में भी कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो ये भी वाई। अब हम इस सर्किट को मॉडिफाई करके इसके नीचे देखो ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा एक्स, ये रहा पी, और ये रहा वाई। एक्स और वाई जो भी टर्मिनल्स है उनको अगल बगल रखना है, बाकी टर्मिनल बीच में। देखिए एक्स और वाई के बीच में ये पहला रेसिस्टेंस आर आया, एक्स और वाई के बीच में ये पहला रेसिस्टेंस है, दैट इज आर। ओके, अब इसके बाद देखिए वाई और पी के बीच में, वाई और ये भी रेसिस्टेंस आर। अब देख लो फिर से वाई और पी के बीच में फिर से आर है रेसिस्टेंस, फिर से y और b के बीच में कितना है भाई, r। और ये देखिए तो x और p के बीच में है। तो जो सर्किट आपको समझ में नहीं आ रहा था पैरेलल और सीरीज, वो अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। ये टोटली दोनों किस में है, पैरेलल में है। ये दोनों देखो, हम जिसको ब्लू इंक से मार्क कर रहे हैं, ये किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट, 1/r + 1/r। तो देखो ये रहा इसका, इसके बाद हम ये एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। इसको छोटा करके मॉडिफाई करके यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं। r और r का इक्विवेलेंट पैरेलल में 1/r + 1/r, 2/r, उल्टा करते हैं r/2 हो जाएगा। यानी अब इन दोनों के जगह पे लगा सकते हैं कितना, r/2। बस डायग्राम बना बना के सॉल्व करना है। पहले से कितना मौजूद है, r। बीच का पॉइंट कौन सा है इनका, p। ये क्या है, x। ये क्या है, y, r। चलिए अब ये आपको इजीली दिख रहा है कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। ये दोनों सीरीज में है ना, क्योंकि देखो एक्स पी एक वाई पी, पी पे दोनों का बायां हाथ बाकी दायां हाथ दोनों का अलग अलग, और ये दोनों इस आर के साथ पैरेलल में है, ये दोनों इसके साथ पैरेलल में है। तो जो अगला डायग्राम बनेगा, ये दोनों सीरीज में हम जोड़ देते हैं। इन दोनों को हम किस में जोड़ दें, सीरीज में। देखो कैसे जा रहे हैं, पहले ये मेन क्वेश्चन, उसके बाद ये डायग्राम, उसके बाद ये डायग्राम। अब फिर से मॉडिफाई करते हैं इसको, तो देखो क्या होगा, r + r/2। r को जब आप r/2, क्यों देखो सीरीज में है, तो सीरीज में कैसे निकलता है, जोड़ करके डायरेक्ट। तो r + r/2, 2 हो गया, 2r + r हो गया, 3r/2 हो गया। यानी इन दोनों का रिप्लेसमेंट कितने से हो सकता है, 3r/2। ये दोनों सीरीज में पाए गए। देखो हम ब्लैक मार्कर से खींच देते हैं, सीरीज, हमने इसको सर्कल कर दिया। सीरीज में जोड़ देते हैं ना, तो r + r/2 दैट इज 3r/2। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, r। ये पॉइंट y, ये पॉइंट हमारा x। अब यहाँ से नॉर्मली आपको फाइनली अगर आपको आंसर पता करना हो तो 1/r इक्विवेलेंट, देखो पैरेलल में है ना, तो 1/3r/2 + 1/r। देखो एक सिंपल मिस्टेक जो तुम लोग कर देते हो बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यहाँ तक तो बहुत लोग सही चले आते हैं, यहाँ के बाद भी लोग मिस्टेक करते हैं।
3r/2 को जब तुम पलटोगे तो 2/3r होगा। इसको थोड़ा अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 2/3r अब प्लस 1/r इक्विवेलेंट। फिर जब तुम इसका एलसीएम वगैरह लोगे 3r एलसीएम हो जाएगा 2 अब प्लस कितनी बार में गया 3 बार में 3, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 5/3r आ तो रहा है 5/3r, लेकिन आपको पता तो r इक्विवेलेंट करना है ना, तो कुछ लोग आंसर लिखे हैं 5/3r, तो 5/3r लिख दोगे तो इतना मेहनत सारा बेकार हो जाएगा, एग्जाम में वो भी तुमको गलत कर देगा। आपको उल्टा करके लिखना है, 5/3r नहीं होगा आंसर, आपको r इक्विवेलेंट जानना है ना, तो उल्टा कर दीजिए, तो r इक्विवेलेंट का आंसर यहाँ पर आएगा, उल्टा कर दो 3r/5, यानी इस सर्किट को 3r/5 से आप रिप्लेस कर सकते हो। पहले डायग्राम ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और ये फाइनल हमारा यहाँ पे आंसर का कैलकुलेशन, ये इसके नीचे ये मेन कैलकुलेशन है। ये तो मैंने सीरीज़ में ऐसे यूँ ही कर दिया था इसको, तो आप थोड़ा ढंग से इसको नोट कर लीजिएगा, जिनको समझ में नहीं आया उनको समझ में मेरी उम्मीद से आ गया होगा। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं किन किन लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं नाम पढ़ देता हूँ किन किन लोगों ने राइट आंसर इसका दिया है। तो जो सबसे पहले इसका राइट आंसर मुझको मिला वो 2 लोगों ने दिया था, अनु और खुशीराज। इसका सबसे पहले जो जवाब आया था वो अनु और खुशीराज ने दिया था। इनका जवाब सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट आया था। इनसे जस्ट बाद जो आंसर आया था मुझे वो आया था शुभम का, और सनी ने भी जवाब दिया था सही। उसके अलावा बिल्कुल इसी के आसपास जवाब आया था ऋषभ ने जवाब दिया था, साक्षी, अनीसा, निशु गुप्ता, अभिषेक कश्यप, निशांत, सेजल, मानसी, स्नेहानंदन, प्रीति, गौतम, खुशी, अनुष्का, शिखा, हर्षिता मौर्य, नेहा, मधु, साहित्यराज, निधि और अनु। ये सारे वो नाम हैं जिनका जवाब बिल्कुल एक्यूरेट था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो आंसर के करीब थे, आंसर तक नहीं पहुंच पाए, तो उनका नाम उन्हें लिया नहीं है। उनका अप्रोच अच्छा था, अप्रोच करते रहे, सही जवाब तक पहुँचे। अब चलिए देखिए, आप लोगों ने इस कैलकुलेशन को नोट कर लिया। अब हम आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। वो बेस्ड है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस पे। फिर आपको हम लेकर चलेंगे किरचॉफ्स लॉ में। चलिए, तो अब हम लोग का नया टॉपिक जो है, नया टॉपिक नहीं, एक नया क्वेश्चन पहले हम लोग लिखते हैं। इससे पहले कि हम लोग आज के टॉपिक में आगे बढ़ें, ये एग्जाम्पल नंबर 3.5 एनसीईआरटी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। किसी ने शायद हमसे एसएमएस करके पूछा भी था कि ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल आप उनको हम बता दें। तो देखो, ये क्वेश्चन बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट इंटरनल रेसिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड है। और अगर ये सवाल आप करते हैं, ऐसे हो जाना चाहिए। आप 10th के लेवल में इस टाइप का क्वेश्चन किए थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होता था। यहाँ हमने जो बैटरी यहाँ पे कनेक्ट किया है ना, इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस भी है 1 ओम का। बैटरी के अंदर खुद का रेसिस्टेंस है 1 ओम। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 4 ओम और 4 ओम का AB के अक्रॉस पैरेलल में, BC के अक्रॉस 1 ओम और CD के अक्रॉस 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में 12 ओम का और 6 ओम का है। ठीक है, हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन इस एग्जाम्पल में कहा गया है, क्वेश्चन का जो ए पोर्शन है, क्वेश्चन का जो ए पोर्शन वो कहता है कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। तो आपको दिख रहा है। हाँ, ध्यान ये रखिएगा कि जब आप नेटवर्क का इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकाल रहे होंगे ना, तो बहुत लोग मिस्टेक ये करेंगे कि इस 1 ओम को भी कंसीडर करेंगे। नहीं, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये बैटरी के अंदर का रेसिस्टेंस है। इसे भले ही बैटरी के बगल में बाहर दिखा दिया गया है, लेकिन ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं है, इट इज़ इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इसे अभी कंसीडर नहीं करना जब तुम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। इसीलिए हम ये सवाल आपको करा रहे हैं, ताकि कुछ और आपका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर रहे। तो देखिए, सबसे पहला हम यहाँ पे सवाल आपके सामने सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन का जो ए पोर्शन है, सॉल्यूशन, क्वेश्चन का जो ए पोर्शन है, दैट इज कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ए बी के अक्रॉस 4 ओम पैरेलल में है ना, तो 1/R इक्विवेलेंट ए बी का, आर ए बी का मतलब ए बी के अक्रॉस निकाल रहे हैं, तो 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। हेंस आर ए बी इफेक्टिव रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी बिकम्स 2 ओम। यानी ए बी में ये जो 4 ओम लगाए गए, आप चाहें
तो देखो इसका एक छोटा सा सर्किट, इसको आप 2 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं। कितने ओम से? 2 ओम से। ठीक, आगे में कितना लगा हुआ है? 1 ओम। देखिएगा सर्किट आपका छोटा होता जाएगा। ये हो गया हमारा किसके अक्रॉस? ए बी, है ना, बी सी एज इट इज 1 ओम। अब आते हैं सी डी के अक्रॉस, तो 12 ओम और 6 ओम फिर से पैरेलल में, है ना, तो 1/R सी डी 1/12 प्लस 1/6, 12 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर में हो जाएगा 3/12 दैट इज 4, 1/4। इट मीन्स आर सी डी बिकम्स 4 ओम, है ना। यानी सी डी के अक्रॉस कितना लगा सकते हैं हम लोग? 4 ओम। और नीचे में तो एक बैटरी लगा ही रखे हो, एक सेल, और सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस जो उसके बगल में हम दिखाते हैं। सेल है कितने वोल्ट का? 16 वोल्ट का, प्लस माइनस 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए तो ए बी सी डी ये सब का सब किस में आ गया? सीरीज में आ गया। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर का मतलब टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा? 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 4 ओम मतलब 7 ओम। यानी अगर आप चाहें तो इस सर्किट में यहाँ पे ए से लेकर के डी तक 7 ओम लगा दो, ये सर्किट का इक्विवेलेंट आपको हासिल हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन का ए पार्ट सॉल्व कर लिया है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा समझना और समझाना नहीं है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो हम आपके सामने बी पोर्शन सॉल्व करते हैं। बी पोर्शन में कहता है ऑब्टेन द करंट इन ईच रेसिस्टर। ओके, जितने भी रेसिस्टर आपको दिख रहे हैं ना, सब में आपको करंट प्राप्त करना है, सभी में। ये थोड़ा अच्छा है सवाल, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, इजी था, इसमें तो उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं था। अब हम आपको बताते हैं करंट कैसे निकलता है। देखिएगा, देखिए फिर से हम कह रहे हैं ये सवाल बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक कहने का मतलब ये आपका बहुत ही नीचे लेवल का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो क्लास 10th में क्लियर नहीं हो पाता है, उस कॉन्सेप्ट को हम इस सवाल के ज़रिए क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही रास्ता बनाएगा आपको आने वाले क्वेश्चन के लिए। देखिए क्या करना है, सब में हमें करंट चाहिए ना, तो एक काम तो कर लें, पहले ये बैटरी करंट सप्लाई कितना करेगा पूरे सर्किट को, पहले वो टोटल करंट निकालते हैं, है ना। टोटल करंट सप्लाइड फ्रॉम द बैटरी। बैटरी आखिर करंट प्रोवाइड करेगा कितना, दैट इज आई। ये टोटल करंट की बात हो रही। मान लिया हमने बैटरी प्लस माइनस हमेशा प्लस से आई निकला, ठीक है। अब समझना कैसे कैसे हम करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो करंट जब ए पे पहुंचेगा, ये आई, जाने के लिए 2 रास्ता होगा। मान लेते हैं इधर चला गया I1 और इधर चला गया I2, है ना। इस 4 ओम में I1, इस 4 ओम में I2। I1 I2 जब B पे पहुंचेगा ना, इधर से I1 इधर से I2, फिर से दोनों B पे क्या मिल जाएगा और बन जाएगा I, दोनों इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। अब ये I जैसे ही C पे पहुंचा, फिर जाने के लिए 2 रास्ता। इधर मान लेते हैं I3 और इधर I4, फिर I3 I4 आके हम मिल जाएगा, और फिर से कितना हो जाएगा I। जितना करंट उस बैटरी से लेना उतना ही करंट वापस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन आप खुद से देख सकते हैं, है ना। ये I यहाँ का है और ये I4 है, ठीक है। ये I3 है, इसमें समझ आ रहा होगा कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने। चलिए सबसे पहले I की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो I का वैल्यू कैसे निकलता है, वोल्ट करंट बराबर फॉर्मूला होता है वोल्टेज बटा टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस ऊपर का टोटल रेसिस्टेंस तो R हमने निकाला था 7 ओम। अब प्लस देखो तो ये जो 1 ओम है, ये 2 4 2 6 7 ओम ऊपर में है, और नीचे में 1 ओम उस बैटरी के अंदर का भी रेसिस्टेंस है जो कि सीरीज में है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल r से, यही यहाँ पे ध्यान रखना है। करंट निकालते समय टोटल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल भी लेना है और इंटरनल भी लेना है, क्योंकि वो करंट जो है ना, वहाँ वोल्टेज का लैग होता है। बैटरी आपको जितना ईएमएफ के लिए डिजाइन किया गया मैक्सिमम वो नहीं देगा,
उसके अंदर में इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, तो वो भी कुछ ना कुछ आपका ड्रॉप कराएगा। तो वो यहाँ समझाना मकसद है कि आप एक्सटर्नल जो निकाले हैं वो भी लीजिए, और जो बैटरी का इंटरनल है वो भी लीजिए, उसको मत छोड़िएगा। अब आ जाइए यहाँ से, ये तो हो गया 16, ये आपने निकाला था 7 और इंटरनल 1, तो टोटल हो गया 2 एम्पियर। यानी जो करंट जाएगा ना बाबू यहाँ पे, तो वो जाएगा 2 एम्पियर। क्लियर है? तो BC का तो क्लियर है, आई ही जा रहा है, मतलब BC में तो 2 एम्पियर ही जाएगा। अब देखिए 4 ओम में कितना जाएगा। 4 ओम में तो देखो थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, चूँकि I जब A पे पहुँचा, जाने के लिए 2 रास्ता हो गया, I1 और I2, और दोनों तरफ का रेसिस्टेंस इक्वल रहेगा ना, तो हमेशा करंट को इक्वली बांट देना। ठीक है, करंट को क्या करना, इक्वली बांट देना, यानी जितना I1 उतना ही I2 होगा। हेंस हम लिख देते हैं, हेंस इन AB बोथ हैव सेम रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सो I1 बराबर होगा I2 के, और टोटल जा कितना रहा है, तो 2 एम्पियर, बट जाएगा तो कितना कितना एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर। यानी इधर भी चला जाएगा 1 एम्पियर, इधर भी चला जाएगा 1 एम्पियर, फिर वापस आके जुड़ जाएगा 2 एम्पियर। तो BC में कितना गया, 2 एम्पियर, है ना। करंट थ्रू BC, B से C में कितना करंट जाएगा, यानी कि किसमें, 1 ओम में कितना जाएगा, 2 एम्पियर। अब उसमें थोड़ा आपको निकालना पड़ेगा CD वाले में, CD वाले में थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा निकालने में, क्योंकि देखो रेसिस्टेंस अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग होगा। तो CD में I3 और I4 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो, CD वाले हिस्से में I3 I4 कैसे कैलकुलेट करें, वो इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट कर लो, तो हम CD को अच्छे से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। जल्दी से इसको नोट करो। चलिए, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इसको, अपना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। इसको हम जल्दी से आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए, तो अब हमको चलना है फटाफट, करंट निकालना है कौन कौन सा, I3 और I4। हम उसको थोड़ा सा अलग डायग्राम बनाते हैं आपके लिए, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए कि आखिर ये चीज़ क्या है। देखो, ये रहा ऊपर में 12 ओम, नीचे में CD 6 ओम। ठीक है, इधर गया है I3 और इधर गया है I4, आया कितना है, तो I। हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना, देखो, तो सबसे पहला जो इक्वेशन लिखेंगे हम, I बराबर I3 प्लस I4, I ही तो दोनों में बटा है ना, I3 में I4 में, आया तो I ही था, और कितना आया था, 2 एम्पियर, यही बटा I3 में I4 में। इस दफ़ा बराबर बराबर तो जाएगा नहीं, क्योंकि अलग अलग रेसिस्टेंस है, तो ये जो 2 एम्पियर है ना, वो I3 I4 में बट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 एम्पियर होना चाहिए। अब कितना गया वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से 2 एम्पियर होगा। चलिए, एक लॉजिक और यहाँ लगाइए, ये तो चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। देखिए, CD 12 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, और पैरेलल में सभी रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। करंट सेम हो ना हो ज़रूरी नहीं है, करंट का सेम होना ज़रूरी नहीं, वो सीरीज़ में होता है। जैसे ये देखिए, जितना 2 ओम में जाएगा उतना ही 1 ओम में, उतना ही 4 ओम में, लेकिन पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम होगा। जितना पोटेंशियल इस 12 ओम का होगा उतना ही पोटेंशियल इस 6 ओम का होगा। तो देखिए तो ज़रा, हम CD यहाँ से लेकर के यहाँ तक का VCD दोनों के लिए सेम होगा। तो अगर हम VCD लिखना चाहें, पोटेंशियल अक्रॉस किसके, CD के, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट V बराबर आई, करंट इंटू रेसिस्टेंस, दैट इज I3 इंटू 12 को I3 से गुना करेंगे, करंट गुना रेसिस्टेंस, तो वो पोटेंशियल मिलेगा C से D तक का। या 6 को I4 से गुना करेंगे, इधर करंट I4 आया है, तो वो भी क्या मिलेगा, I4 को अगर 6 से गुना कर देंगे तो वो भी वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो किसका मिलेगा, C से D का। देखो,
ये कॉमन पॉइंट C, ये कॉमन पॉइंट D, C D। तो अगर हम I3 को 12 से गुना करें तो वो भी पोटेंशियल डिफरेंस CD का ही होगा, और I4 को 6 ओम से करेंगे वो भी पोटेंशियल डिफरेंस का CD का ही, क्योंकि V बराबर फॉर्मूला ही होता है क्या, I इंटू R। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक इक्वेशन तो आपके पास में ये है I3 प्लस I4 बराबर 2 एम्पियर, और दूसरा इक्वेशन है I3 गुने 12 बराबर I4 गुने 4। दो अननोन दो इक्वेशन है ना, दो अननोन दो इक्वेशन, अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो ज़रा यहाँ से क्या होगा, I3 बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से I4 गुना 6/12, 12 उधर गया 6/12, दैट इज 2 बार में चला गया I4/2, यानी जो I3 होगा वो I4 का क्या होगा बटा 2 होगा। ठीक है, यहाँ के अकॉर्डिंग उसको अगर हम यहाँ पे डाल दें, देखिएगा इस इक्वेशन में अगर हम डाल दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं ना, देख लीजिएगा ये सही है ना, क्या हुआ V बराबर IR 12, ठीक है, I4 12 नीचे गया, ओके 6 दूना 12, ठीक है। इक्वेशन 1 में I3 की जगह पे डाल देते हैं I4/2, I4/2 प्लस I4 कितना होना चाहिए 2 एम्पियर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3I4 बराबर, इसको थोड़ा यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, एक लाइन और यहाँ लिख सकते हैं LCM लेकर के, कितना हो गया 2I4 हो गया प्लस 2I4 हो गया बराबर में 2 एम्पियर, क्या है 2 ही लिखते हैं, 2 दूना 4 और 2 और 1 3I4 बराबर 4, तो I4 की वैल्यू आ गई 4/3 एम्पियर। करंट इन 6 ओम आ गया, I4 किधर की ओर था 6, ये कितना आ गया 4/3 ओम। ठीक है, अब I3 निकालना है, तो देखो तो I3 क्या है, I4 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो I3 मिल जाएगा, तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ I4 वाले वैल्यू को 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 4/3 दूना 6 एम्पियर। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ करके देखिए कितना आता है 4/3 अब प्लस 4/6, 6 हो गया, 3 2 ज़ा 6, 8 4 12/6 2 एम्पियर। चलो ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे I4 प्लस I3 आपका 2 एम्पियर आना चाहिए, जो आ रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल क्या है करेक्ट है। तो आपने सारे ब्रांचेस में करंट निकाल लिया, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं कि सी पार्ट कैसे सॉल्व होगा, बी पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, अच्छे समझिएगा कैसे हमने वैल्यू को लिया है। चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया, आंसर भी आपका सही आ रहा है। अब कहता है सब में हमको वोल्टेज भी निकालना है भाई, देखिए कहता है सबके अक्रॉस वोल्टेज निकालो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का हम आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहेंगे, देखिएगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन का सी पार्ट कहता है सबके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा। देखिए तो ज़रा, जितना इस 4 ओम के अक्रॉस होगा पोटेंशियल उतना ही इस 4 ओम के, मतलब क्योंकि पैरेलल में है, उधर भी क्या है पैरेलल में है, बीच वाला सीरीज में है, तो हम इसका सहारा ना लेके इस फिगर का सहारा ले, ज़्यादा बेहतर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ इक्विवेलेंट हमको पता है। चलिए करंट कितना निकला था I, कितना 2 एम्पियर। ठीक है, 16 वोल्ट का बैटरी है, करंट तो चलो पता है, करंट कितना चल रहा है 2 एम्पियर, करंट कितना चल रहा है 2 एम्पियर, क्योंकि देखो इक्विवेलेंट निकालने के बाद सीरीज में आ चुका है। करंट कितना चल रहा है 2 एम्पियर, तो अब वोल्टेज निकालना बिल्कुल आसान है। आपको निकालना है VAB, वोल्टेज बराबर करंट 2 एम्पियर और A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम, तो 2 दूना 4 वोल्ट, V बराबर IR। V B से C कितना होगा बताइए, तो B से C जब जाइएगा तो B से C ये वैल्यू चाहिए, करंट 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 1 ओम, दैट इज 2 वोल्ट, और VCD
करंट 2 एम्पियर, रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट 4 ओम है, 12 का और 6 का, हमेशा इक्विवेलेंट ही लेंगे क्योंकि दोनों का पोटेंशियल तो बराबर ही होगा कहीं से भी ले। तो 4 2 जा 8 वोल्ट। ठीक है, तो तीनों आंसर आ गया। अगर तीनों का हम सम करते हैं ना, समेशन, तो V आपका A से लेकर के D तक का समेशन करेंगे तो A B B C C D, तो पूरा A से D तक का आएगा, यहाँ से लेके कहाँ तक का, यहाँ तक का। तो सम कर दो ना, 4 2 6, तो 14 वोल्ट होता है। और बैटरी है कितने वोल्ट का, बैटरी है कितने वोल्ट का, 16 वोल्ट का। तो देखिए ये जो रीडिंग है ना 16 वोल्ट, समझिएगा यहाँ पे अच्छे से, ये आपका बैटरी का EMF है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है इन ओपन सर्किट, है ना। लेकिन आपको यूज़ कितना हो रहा है, आपका यूज़ कितना हो रहा है सर्किट में, 14 वोल्ट। बाकी का 2 वोल्ट कहाँ गया, तो देखो इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है ना, इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, और करंट कितना आ रहा है, 2 एम्पियर। तो कितना पोटेंशियल का लॉस हुआ, कितना ड्रॉप हुआ, कितना बैटरी ने खाया, 2 × 1 दैट इज 2 वोल्ट होता है ना। V बराबर IR, तो 2 वोल्ट बैटरी के अंदर ही पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, बैटरी के अंदर में ही। अब बाकी 14 वोल्ट आपको मिला, तो 14 2 16 वोल्ट हो गया ना। यानी अगर कोई आपसे पूछता कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये वैल्यू जो है ना, यही आपका क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर कोई पूछता बैटरी का EMF कितना है, 16 वोल्ट है ना, और इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हुआ, कितना, 2 वोल्ट। और सबको जोड़ेंगे तो फिर से आ जाएगा ना, V बराबर E - IR। क्लियर है कहानी, अच्छे से नोट करना है, फिर से प्रैक्टिस करना है। इस टाइप का सवाल बोर्ड में आने का उम्मीद होता है, इसीलिए अच्छे से सवाल को बनाइए। कोई भी एक पार्ट इसका पूछ सकता है आपसे, नोट कर लीजिए। फिर आपको बताते हैं किरचॉफ्स लॉ। देखिए आपके सामने बोर्ड पे किरचॉफ्स लॉ टॉपिक बना हुआ है, और हमारा आज का मेन टॉपिक यही है, किरचॉफ्स लॉ। देखिए हम लोग पिछले लेक्चर में बात ये कर रहे थे कि अगर हमारे पास में कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आए, यानी जहाँ पे आप डायरेक्टली ओम्स लॉ लगाकर V = IR आप बहुत सारे रिजल्ट फाइंड ना कर सको, सर्किट ईजिली सॉल्व ना हो, तो हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं उन्हें सॉल्व करने के। हमने 2 टाइप का क्वेश्चन आपको देकर बताया था। एक में इक्वी पोटेंशियल वाला टेक्निक दिया आपको, और एक क्वेश्चन में हम लोगों ने इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेसिस्टर्स कनेक्ट किए और उनको सॉल्व करने का तरीका सीखा। अब यहीं पे आपके सिलेबस में ही किरचॉफ्स लॉ करके एक टॉपिक दिया हुआ है। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट का नाम है, और इन्होंने अपने लॉ में 2 लॉ दिए। पहला लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ विच इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड सेकंड वन इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ विच इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बिहार बोर्ड ने पिछले 3 साल से लगातार क्वेश्चन को रिपीट किया है, राइट डाउन द किरचॉफ्स लॉ। तो उसमें दोनों लॉज आपको लिखने पड़ते हैं। एक साल CBSE बोर्ड ने भी पूछा पिछले 3 साल में, इसलिए अब आप खुद समझ सकते हैं कि लॉ कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके ऊपर आप स्टार मार्क या इंपॉर्टेंट जो भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, 3 टाइम रिपीटेड है लगातार। अभी किरचॉफ्स लॉ हमने लिख रखा है, देयर आर 2 लॉज, इसमें 2 लॉ आपको पढ़ने हैं। गिवन बाय किरचॉफ्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल, क्या आप फाइंड क्या करते हैं इससे, तो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्या आप निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें 1 से ज़्यादा सेल लगे, बहुत सारा सेल लगाओ, बहुत सारा रेजिस्टेंस लगाओ, बहुत सारी ब्रांचिंग हो, और उसमें अगर करंट या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो ये आपको काम आएगा। 2 लॉ है, आपने पहले ही कहा। पहला लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ, शॉर्ट फॉर्म KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसी का नाम है जंक्शन लॉ, और इसी को कहते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, और ये क्या है हमने आपको बता भी दिया है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो हम लिख देंगे। कहता क्या है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट इज 0। जैसे मान लो ये हमारा एक जंक्शन पॉइंट है A, अब यहाँ से एक वायर इधर निकला है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक वायर इधर निकला है, यहाँ से एक वायर इधर निकला है, और यहाँ से एक वायर इधर निकला है। ठीक है, मान लीजिए इधर से करंट आ रहा I1 है ना, रेसिस्टेंस R1, R2 रेसिस्टेंस करंट आ रहा I2, R3 रेसिस्टेंस करंट यहाँ से जा रहा I3, और यहाँ से करंट जा रहा I4 R4।
तो देखो जंक्शन कौन सा है, ए। जैसे आपका पटना जंक्शन है ना, बहुत साइड से ट्रेन्स आती है मिलती है, तो जंक्शन रूल वहाँ भी लगता है। क्या कहता है, जितनी ट्रेन्स पटना जंक्शन पे आएंगी पटना जंक्शन से उतनी ही ट्रेन जाएंगी। ऐसा नहीं कि पटना जंक्शन अपने यहाँ कोई ट्रेन बना लेगा और फिर उसको, ऐसा नहीं हो, कंजर्वेशन फॉलो होगा। जितनी ट्रेन जंक्शन पे आती है उतनी ही ट्रेन वहाँ से जाती है। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि ए जंक्शन है, ए क्या है, जंक्शन है, तो जितना करंट ए पर आएगा उतना ही करंट ए से जाएगा, और अगर टोटल करंट को हम जोड़ दें तो नेट वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। 10 ट्रेन पटना जंक्शन पे आई और 10 ट्रेन पटना जंक्शन चली गई। इनकमिंग को प्लस मानिए, आउटगोइंग को माइनस मानिए, प्लस माइनस मिलकर आंसर क्या हो जाना है, 0। दैट इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। ऐसा हमने आपको चार्ज कंजर्वेशन में भी पढ़ाया था। तो यहाँ पे हमने किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को 2 तरीके से डिफाइन किया। पहला तो मिल के 0 होना चाहिए, कोई इस तरह से ही बोलता है तो सही है, या कोई डायरेक्ट बोलता है कि टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउटगोइंग, तो वो भी सही है। तो हमने दोनों बात लिख रखी है बोर्ड पे, टोटल वाला यहाँ 0 और सेकंड पोर्शन हमने यहाँ लिखा है और करके, दोनों में से कोई भी एक आप लिख दीजिएगा तब काम चल जाएगा। सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन, इंटरिंग आना, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, वहाँ से जाना। अगर आप यहाँ पे लगाइएगा, दैट इज, अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहें ना, सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन, सिग्मा का मतलब करंट, इज इक्वल्स टू 0। और अगर यहाँ पे हम इसको अप्लाई करें तो देखो आ कौन रहा है, I1 I2 विल मस्ट बी इक्वल्स टू जाने वाला I4 प्लस I3। ऐसे करना थोड़ा इजी हो जाता है ना। ये टोटल का टोटल इनकमिंग और ये टोटल का टोटल आउटगोइंग दोनों बराबर होना चाहिए, और इन सबको अगर एक तरफ कर लें तो I1 प्लस I2 माइनस का I3 माइनस का I4 बराबर 0। तो सम ऑफ ऑल करंट क्या हो गया यहाँ पे, 0। इसी चीज़ को हमने वहाँ पे लिखा। अब देखो यहाँ पे खुद ब खुद साइन आ गया, आने वाला प्लस जाने वाला माइनस, तो आप ये साइन कन्वेंशन खुद से ले सकते हैं। और आप इनडायरेक्टली ये रूल अभी यूज़ कर भी रहे थे, अभी आपने किया ना, करंट को 2 डायरेक्शन बांटा, I1 I2 फिर जोड़ के I कर दिया, तो आप ऑलरेडी ये फॉलो कर रहे थे रूल, लेकिन आप सोच नहीं रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक एग्जाम्पल अभी आपको हम देंगे एम करीम की किताब से। पहले आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, जो भी बातें बोर्ड पे लिखी गई हैं जल्दी से नोट करो। हम आपको एक एग्जाम्पल दे करके इस चीज़ को क्लियर करेंगे। देखिए बोर्ड पे एक बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि फर्स्ट रूल से बनेगा, तो इम्पॉर्टेंट सवाल है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता भी रहता है। क्वेश्चन में आपको इस आई का वैल्यू निकालना है, इस ब्रांच से क्या करंट आएगा या जाएगा। देखिए इनकमिंग आउटगोइंग बोलेगा नहीं, आपको करंट का डायरेक्शन भी आप ही को बताना है कि वो आउटगोइंग होगा, इनकमिंग होगा, अवे होगा या इन होगा। देखिए यहाँ पे 3 जंक्शन है, आपको दिख रहा होगा। पहला जंक्शन तो यहाँ है, ए मान लेते। दूसरा जंक्शन, चलो ए नहीं मानते, ए 4 एम्पियर हो जाता है ना, पी। दूसरा जंक्शन क्यू और तीसरा जंक्शन आर। तीनों जंक्शन पे बारी बारी से हम लोग काम करते हैं, जंक्शन रूल लगाएंगे। देखिएगा इजीली आपको आई मिल जाएगा, बिल्कुल एक लाइन में आई बराबर देख लेना, तुम खुद ब खुद तुम बता दोगे क्या होगा आंसर। देखो तो ज़रा हम क्या बोल रहे हैं, जितना आएगा उतना ही पी से जाएगा। आ तो रहा है 6 एम्पियर, देखिएगा गौर से, पी जंक्शन पे आया है करंट 6 एम्पियर, लेकिन अगर देखा जाए तो जा तो रहा है 2 एम्पियर, जा कितना एम्पियर रहा है 2 एम्पियर। 6 आया 2 गया, तो पी क्यू की तरफ जाना चाहिए क्या ना चाहिए। आया 6 एम्पियर, आई 6 ट्रेन और पी से गई 2 ट्रेन, तो पी से क्यू की ओर जाना चाहिए क्या ना चाहिए, जाना ही चाहिए ना, क्योंकि आया तो 6 ट्रेन और इधर गया है 2 ही ट्रेन। मान लो राजेंद्र नगर से पटना जंक्शन आई 6 ट्रेन और 2 ट्रेन चली गई गया की तरफ, तो आपके बिहटा की तरफ कितनी ट्रेन आएगी, अब बिहटा लाइन पे कितनी ट्रेन आएगी, बचा हुआ 6 में से 2 गया तो 4 ट्रेन है, यानी कि 4 एम्पियर। ओके डन, कहीं कोई समस्या नहीं। चलिए अब फटाक से क्यू पे आइए। क्यू पे देखिए तो इनकमिंग है 4 एम्पियर, इनकमिंग है 6 एम्पियर, तो टोटल कितनी ट्रेनें आ गई, 6 या 4 10 एम्पियर। और जा कितना रहा है इधर 2 एम्पियर, इधर गया 2 ही एम्पियर, तो इधर भी तो जाएगा ना, इधर से आएगा नहीं, जाएगा। 6 4 10 आया, 2 गया, तो बचा कितना, 10 में से 2 गया तो यानी कि 8 एम्पियर। देखो तो बराबर हो गया, इनकमिंग भी 10 आउटगोइंग भी 10। क्लियर है, यहाँ भी जंक्शन रूल फॉलो, सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल्स टू 0। क्यू पे भी। अब आर पे आइए, आया है 6 एम्पियर, चला गया 9 एम्पियर, इधर से आया 8 एम्पियर, तो आया कितना, 8 है 6 14, गया 9, तो इधर से भी जाना ही चाहिए ना, तब ना बराबर होगा कितना 5 एम्पियर।
देखो तो जाने वाला 5 और 9 14, आने वाला 8 6 14, तो इस आई की वैल्यू कितनी आई, आई की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। ठीक है, आउट गोइंग है, क्या है, आउट गोइंग कोई लिखे तो भी सही, कोई कहे लीविंग द जंक्शन, देखो कैसे लिखने का तरीका बता रहे, एग्जाम में लिखना ज़रूरी होता है, आर तो भी सही, कोई कहेगा अवे फ्रॉम जंक्शन तो भी सही। तीनों में से कोई भी कुछ भी लिख सकता है, आउट गोइंग है, लीविंग फ्रॉम जंक्शन है कि अवे फ्रॉम जंक्शन। क्लियर है सारी कहानी, जल्दी से नोट कीजिए, आपको हम बताते हैं। सेकेंड लॉ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ तो इजी है, सेकेंड लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा उसको समझिएगा अच्छे से, फटाफट इसको नोट करिए। देखिए आपके सामने बोर्ड पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, या इसको हम जनरली लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में केवीएल कहेंगे, लूप लॉ कहेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ कहेंगे। बात क्या है बराबर, ठीक है। स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ लीजिए, और शायद ये हम जब कैपेसिटर का क्वेश्चन डील कर रहे थे नेटवर्क का, तो हमने ये रूल वहाँ पे यूज़ करा भी था और आपने थोड़ा बहुत समझाया था आपको। अब यहाँ इसकी डिटेल्ड चर्चा होगी क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा अच्छे से। इन एनी क्लोज सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स, यानी जितनी बैटरी लगी होगी सबका ईएमएफ जोड़ देना है आपको। एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप विल बी जीरो, रेसिस्टर भी तो होगा तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप, कैपेसिटर होगा उसका पोटेंशियल ड्रॉप, सम करके सब टोटल मिला के कितना होना चाहिए, जीरो। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना ईएमएफ होगा उसका नेगेटिव हो जाएगा, उस साइड में जाएगा तो क्या पोटेंशियल ड्रॉप। जैसे सारे बैटरी का ईएमएफ सिग्मा का मतलब सम, मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल ईएमएफ प्लस, अगर मान लीजिए जनरली मेरे पास तो रेसिस्टर ही होगा, कैपेसिटर तो भी होगा नहीं, तो किसी भी रेसिस्टर का भी यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कितना होता है, आई आर। अगर रेसिस्टेंस आर हो, करंट आई बह रहा हो, तो जितना रेसिस्टर होगा सबका आई आर लीजिएगा, सम ऑफ आई आर, और जितना बैटरी लगा होगा सबका ईएमएफ का सम लीजिएगा, और दोनों को जोड़ के किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। किस पे बेस्ड है, तो ये लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। एकदम क्लियर है यहाँ तक, सारा स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखा हुआ है। हम एक सिंपल सा आपको यहाँ पे डायग्राम बनाकर और कुछ साइन कन्वेंशन समझाएंगे, ठीक है, कि कब आपको ईएमएफ को नेगेटिव लिखना है, कब आपको ईएमएफ को पॉजिटिव लिखना है, ठीक है, कब आपको आईआर पॉजिटिव लिखना है और कब आपको आईआर नेगेटिव लिखना है। जो बुक का साइन कन्वेंशन होगा, फिर से सुनिएगा बिल्कुल कान को अच्छे से खोलकर, जो बुक का साइन कन्वेंशन होगा आपके एनसीईआरटी का, उसका उल्टा साइन कन्वेंशन होगा मेरा। साइन कन्वेंशन हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आपके एनसीईआरटी बुक के साइन कन्वेंशन को फॉलो नहीं करने जा रहे, आप चाहिएगा तो आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे आपके आंसर में कोई डिफरेंस आने नहीं जा रहा। इट्स अ सिंपल साइन कन्वेंशन। कोई आपको कंफ्यूज करे कि नहीं बुक में सही लिखा, किसी ने आपको गलत पढ़ा दिया, कन्फ्यूज़न में नहीं आना, साइन कन्वेंशन आप बना सकते हो, ओके। देखिए मान लीजिए हमारे पास में क्लोज्ड सर्किट है भैया, एक रेसिस्टर यहाँ R1, एक सेल लगा दिया हमने यहाँ, इसका EMF E1, एक और रेसिस्टर दैट इज R2, ठीक है, और एक और सेल यहाँ पे हमने लगा दिया। दैट इज E2। देखिए यहाँ पे दो सेल है, दो रेसिस्टर है, बस जस्ट हम आपको एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं, ज़्यादा कोई टेंशन इसमें लेना नहीं है। मान लेते हैं इधर से करंट चला रहा I1, माना है हमने, ये कहाँ से आ रहा मतलब नहीं, I1 आ रहा, ये पॉइंट A से किधर जा रहा B तक, और B से ना, B की ओर C से करंट जा रहा, मान लीजिए कि I3, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और रेसिस्टर लगा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आना चाहिए, ओके। चलिए, और यहाँ के पॉइंट को मान लेते हैं D। चलिए, और इसके आगे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं इधर से करंट आ रहा I2, ठीक है, और इधर से करंट आ रहा I4। एकदम क्लियर रहिएगा, A B C D F, ठीक है, कोई समस्या नहीं।
कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप विल बी जीरो। अच्छे से समझना, ये हमने दिया एग्जाम्पल के तौर पे आपको सवाल, कैसे यूज़ करते हैं देखिए। सबसे पहले क्लोज पाथ आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्लॉकवाइज चलना है कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? मान लीजिए हम चलने वाले हैं क्लॉकवाइज ऐसे, तो इन क्लोज लूप लिखिएगा ऐसे। कैसे चलेंगे? तो ए से बी जाएंगे, बी से डी जाएंगे। देखिए नेमिंग कैसे कीजिएगा, जब भी एलिमेंट चेंज करेगा ना, मतलब वायर में रेसिस्टर आ जाए उसके जस्ट बाद नेमिंग कर दीजिएगा। ए से चले, एक रेसिस्टर आए तो बी दे दिया, यहाँ कुछ और रहता तो वहीं बीच में देते, उसके बाद एक और नाम देते। देखिए जैसे बी सी के बीच में एक पॉइंट आ गया था, रेसिस्टर भी और एक बैटरी भी, तो हमने बीच में एक डी ले लिया। तो नेमिंग भी आपको खुद करना है। तो कैसे चल रहे हैं? ए से बी, बी से डी, डी से सी, सी से एफ और वापस ए। जहाँ से चलिए लौट कर वहीं आइए, तभी तो लूप क्या होगा? क्लोज होगा। और यहाँ चाहते हैं तो बना दीजिए ऐसे क्लॉकवाइज का साइन। चलिए अब फटाफट चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले जाते हैं ए से बी। आपको क्या लिखना है? सम ऑफ ईएमएफ एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। आपको लिखना है सम ऑफ पोटेंशियल, क्या करना है? जीरो। सिंपली चाहे तो सिग्मा वी भी लिख सकते हैं, उसमें सबका पोटेंशियल आ गया, रेसिस्टर का भी और बैटरी का भी। सिंपली वी लिख दिया हमने। चलिए सबसे पहले ए से जाना ना, शुरू करना है। ए से जाना है बी, जो यहाँ जैसे से लिखो वैसे चलो। तो पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी, वी ए माइनस वी बी। जब रेसिस्टर मिले यूज़ कीजिएगा ओम्स लॉ। रेसिस्टर मिले तो क्या यूज़ कीजिएगा? ओम्स लॉ। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करंट इनटू रेसिस्टेंस। करंट इज I1 एंड रेसिस्टेंस इज R1। अब ध्यान देते हैं साइन कन्वेंशन पे। हमने I1 R1 नेगेटिव लिया कि पॉजिटिव लिया? देखिए पॉजिटिव लिया। क्यों? क्योंकि हम ए से बी गए और जो हमारा करंट है वो भी ए से कहाँ है? बी है। ए से कहाँ है? बी है। यानी हमारा कन्वेंशन है कि जब हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो हम रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेंगे। चलिए स्टार मार्क करके साइन कन्वेंशन, इतनी बात हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। पहला साइन कन्वेंशन है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस resistor will be taken as positive when moving in the direction of current। डायरेक्शन ऑफ करंट में जाएंगे तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। अब इतना बात हम बोल भी दिए और लिख भी दिया, इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। अब चलिए बी से कहाँ जाइएगा? डी। बी के जस्ट बाद क्या है? डी। तो वी बी माइनस वी डी क्या होगा? अब तो आपको दिख रहा होगा। देखिए तो ज़रा, बी से डी जा रहे हैं और करंट आ रहा है I3। करंट कितना आ रहा है? I3। तो अब आपको दिख रहा होगा नेगेटिव में होगा वैल्यू के पॉजिटिव में होगा। तो देखो जब हम बी से डी गए, बी से कहाँ गए? डी, तो हम करंट के उल्टा जा रहे हैं ना। करंट तो सी से बी आ रहा है, हम बी से सी जा रहे हैं। तो अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव, तो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट द वैल्यू विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो हम यहाँ पे माइनस के साथ लिखेंगे करंट I3 और रेसिस्टेंस R3। क्लियर है बात? अब D से कहाँ जाओ? C। अब देखो भैया बैटरी आ गया। अब D से C जा रहे हैं तो बैटरी मिला। तो बैटरी में तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं ओम्स लॉ यार। तो बैटरी का क्या लिखा जाएगा? तो देखो एक टर्म और है ना यहाँ पे, EMF। जब भी बैटरी मिले तो उसका EMF लिखना है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना है? E2। तो अब यहाँ भी है प्लस माइनस का चक्कर कि प्लस में E2 कि माइनस में E2। तो देखना कि जब तुम D से C गए तो पहले कौन मिला? छोटा वाला ना, छोटा वाला डंडा। तो छोटा वाला डंडा किसके लिए होता है? नेगेटिव के लिए। अब बड़ा वाला पॉजिटिव के लिए। तो जब तुम D से C जा रहे हो तो नेगेटिव मिला, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, लोअर से हायर, तो हमेशा वैल्यू को नेगेटिव में लिखेंगे माइनस E2। ये रहा मेरा सेकंड साइन कन्वेंशन। क्या रहेगा मेरा सेकंड साइन कन्वेंशन? जब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो नेगेटिव में लिखेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएंगे टू अ बैटरी, तो EMF को किस में लिखेंगे? देखो मैं लगा दे रहा माइनस। नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी जाएंगे तो EMF माइनस में लिखेंगे। अब देखिए ज़रा यहाँ से, अब C से कहाँ जाइए? F।
डी से ई तो डी से सी आ गया, अब सी से कहाँ जाइए, एफ, वी सी माइनस वी एफ। अब देखिए तो जिधर करंट उधर ही रेसिस्टेंस, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव वैल्यू होगा, प्लस आई टू इंटू आर टू। अब देखिए एफ से जब ए जाओगे, जहाँ से चले वहीं पहुँचना है, तो वी एफ माइनस जब वी ए लिखोगे ना, फिर से मिला बैटरी, और हम कैसे जा रहे हैं, फिर से नेगेटिव पहले मिला पॉजिटिव बाद में। चलो इस सवाल को थोड़ा हम चेंज कर दें ताकि आपको सारा कन्वेंशन आए समझ में। इसका नेगेटिव ऊपर कर देते हैं और पॉजिटिव नीचे कर देते हैं, तो ज़्यादा आपको समझने में आसानी होगा। एक नया बात भी आना चाहिए, ठीक है। तो जब एफ से ए जाएंगे, एफ से ए जब बैटरी मिले तो करंट का डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, करंट किधर भी हो। हम जा रहे हैं प्लस से माइनस, तो ईएमएफ को पॉजिटिव में लिखेंगे, माइनस से प्लस, नेगेटिव में, प्लस से माइनस गए तो किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में, प्लस E1। उसके बाद क्या कहता है, अलजेब्रिक सम करना है, मतलब सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए तो ज़रा, b प्लस बी माइनस डी प्लस डी माइनस सी प्लस सी माइनस एफ प्लस एफ माइनस ए प्लस, सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस आपका देखो हम यहाँ लिख देते हैं, ज़ीरो आ गया, सब ज़ीरो हो गया ना। वही तो कह रहा था, अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, विल बी ज़ीरो। और इधर में जो भी वैल्यू आया उसको जोड़ करके आप लिखते चले जाइए, I1 R1 माइनस I3 R3 माइनस का E2 प्लस का I2 R2 प्लस का E1। अब जो भी यहाँ पे अननोन रहेगा वो से आप फाइंड कर लीजिएगा। तो ये जस्ट एक एग्जांपल हमने आपको दिया, यहाँ पे हमने आपको साइन कन्वेंशन लिखा दिया, ऊपर हमने रूल लिखवा दिया, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है सिंपल सा, कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट गिवन इन फिगर, इन ईच सभी ब्रांचेस में, इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट गिवन इन फिगर बिलो। ये एक डायग्राम है जिसके हर एक ब्रांच में आपको करंट कैलकुलेट करना है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आपके सामने, बहुत सारा रेसिस्टेंस और बहुत सारा बैटरी है ना। तो यहाँ पे केसीएल और केवीएल कैसे आपकी मदद करेगा, अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन के जस्ट बाद आपको एनसीईआरटी का सवाल सॉल्व करना होगा। तो देखिए सबसे पहले जो हमने, थोड़ा हम जल्दी करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने जो कहा आपसे, सबसे पहला काम नेमिंग, हर जंक्शन का नाम देना है, यानी जहाँ जहाँ सर्किट एलिमेंट चेंज हो। तो चलो एक काम करते हैं, शुरुआत अगर मान लो हम यहाँ से करते हैं ए, तो ये पॉइंट कहलाएगा बी, ये पॉइंट हमारा सी, ये पॉइंट हमारा डी। देखो यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ बीच में है, चेंज हो रहा है, ई एफ, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है फिर भी नाम दे दो, चाहो तो नहीं भी दे सकते हो कि एफ से जी के बीच में कुछ है नहीं, जी और ये एच। अब देखो तो ज़रा, आपसे कहता है हर ब्रांच में आपको करंट निकालना है, क्लियर है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले रूल समझिएगा जो हम बोल रहे हैं अच्छे से। सबसे पहले कोई एक बैटरी आपको सिलेक्ट करना है, इन सभी में से 3 बैटरी है ना, 5 वोल्ट 20 वोल्ट 10 वोल्ट का, कोई एक बैटरी सिलेक्ट कीजिएगा। किसी के मन में ये भी कन्फ्यूजन जाएगा कि क्या हम वो सर्किट लें, क्या हम वो बैटरी लें जिसकी ईएमएफ मैक्सिमम होगी। ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई भी एक बैटरी सिलेक्ट कीजिए, करंट को पास करा दीजिए, ठीक है। चलिए मान लीजिए हमने इस 10 वोल्ट का बैटरी को चुना और यहाँ से करंट को करा दिया पास। तो करंट जैसे ही यहाँ से पास होगा, समझिएगा, मान लीजिए हमने यहाँ से करंट लिया आई, हमेशा कोई एक बैटरी चुन के उसके पॉजिटिव एंड से करंट को निकाल देना। करंट चला, पहुँचा पॉइंट सी पर। अब इसने देखा मेरे लिए जाने के लिए 2 रास्ता है, एक रास्ता इधर है और एक रास्ता इधर है। अब किसी के मन में होगा कि इधर I1 ले लेते हैं और इधर I2 ले लेते हैं। तो देखो अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा अननोन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा तो समझ लो, एक तो I अननोन, दूसरा अननोन I1 और तीसरा अननोन I2। जितना ज़्यादा अननोन होगा उतना ज़्यादा आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक रूल्स। तो हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। कॉमन सेंस ये कि कम रखेंगे, हम अपना अननोन कम रखेंगे। तो देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक अननोन हटा देते हैं। इधर I1 गया ना, जाने दो, आ कितना रहा था I, क्या फॉलो होगा, जंक्शन रूल, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। इधर गया I1, आ रहा था I, चला गया I1, इधर कितना जाएगा I माइनस I1, बचा हुआ जाएगा ना इधर। तो देखो अननोन तो I और I1 ही रहा। तो ये थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइएगा, ये I माइनस I1 कहाँ पहुँच जाएगा, I माइनस I1 यहाँ, ये I1 यहाँ से होता हुआ ऐसे होता हुआ पहुँचेगा कहाँ, I1 जी पे। अब इधर से आ रहा I माइनस I1, जी पे सोचो, जी पे खड़े होकर सोचो, इनकमिंग है I1
और इनकमिंग है I माइनस I1, दोनों इनकमिंग जुड़ेगा, टोटल इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, जोड़ोगे तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा I। तो यहाँ से सिर्फ निकलेगा I और बैटरी में दोबारा कितना है I, फिर से अपनी एनर्जी लेकर के वो घूमेगा। तो समझ जाना यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेरा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है या गलत है, उसका चेक करने का तरीका ये है कि जितना सेल से आप करंट निकालते हो उतना ही करंट सेल में वापस आना चाहिए। कभी कभी सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, 4-5 ब्रांच से आपको घूम करके आना पड़ेगा, आपको क्यूबॉइड मिल जाएगा, उसके सारे एज पे लगा रहेगा रेजिस्टेंस, सबसे होकर के आपको वापस सेल तक आना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा जितना करंट लगेगा उतना ही लेकर आइएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका वहीं पे कहानी क्या हो गया, रॉन्ग। फिर से आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जितना लेके गए उतना ही आना चाहिए, पहला रूल। अब आपके सामने में 2 अननोन है, अब अगर यहाँ से हम 2 इक्वेशन बना डालें मेरा काम हो जाएगा ना। तो देखो हम यहाँ से 2 लूप सिलेक्ट करते हैं, किसी का मर्जी, यहाँ 3 लूप आपको दिख रहा है, कैसे दिख रहा है देखिए, एक लूप ये, एक लूप ये और एक लूप ये पूरा बड़ा वाला है। तो हम देखो 2 लूप में काम करेंगे, इस लूप में काम करेंगे फर्स्ट में और इस लूप में काम करेंगे सेकंड में, दोनों में हम क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, मेरी मर्जी, आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो। चलो सबसे पहले इन लूप फर्स्ट, नाम क्या है भाई, तो चलिए नाम है हमारा A से B, B से C, C से H, H से G, G से A, A B C H G A क्लॉकवाइज। तो चलिए A से B जाना है सबसे पहले, तो VA माइनस VB, अच्छे से यूज़ कीजिएगा यहाँ पे लॉज जो भी हमने आपको बताए हैं। चलिए क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करंट इनटू रेसिस्टेंस, लेकिन यहाँ करंट है लेकिन रेसिस्टेंस नहीं है, बैटरी मिला। तो बैटरी का तरीका क्या बताया था, उसका ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो ये प्लस में 10 वोल्ट होगा कि माइनस में 10 वोल्ट होगा, इसका ईएमएफ तो 10 वोल्ट है ना। तो देखो हम कहाँ से जा रहे हैं, माइनस टू प्लस, हम छोटा डंडा से बड़े डंडे को, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव टू पॉजिटिव बैटरी में जाते हैं वैल्यू को नेगेटिव में लिखते हैं, तो ये वैल्यू माइनस का 10 वोल्ट होगा। अब बी से कहाँ जाइए, सी। तो जब बी से सी जाइएगा तो करंट देखिए तो इसी के डायरेक्शन में बी से सी, और रेसिस्टेंस है भी, तो करंट के ही डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, आई आर, आई इंटू आर, करंट आई, रेसिस्टेंस 20। अब कहाँ जाइएगा, सी से कहाँ जाइएगा बोलिए, एच, फिर बैटरी मिला ना। और अब की बार देखो बैटरी को क्रॉस किए हैं प्लस से माइनस, तो इसका 20 वोल्ट ईएमएफ किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में। किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में कब लिखते हैं, जब बैटरी को क्रॉस करते हैं प्लस से माइनस तो पॉजिटिव में, बैटरी क्रॉस करते हैं माइनस से प्लस तो नेगेटिव में। करंट के डायरेक्शन में रेसिस्टेंस को क्रॉस करते हैं तो पॉजिटिव में, करंट के डायरेक्शन में आई आर पॉजिटिव कब होगा, जब करंट के डायरेक्शन में होंगे। और वही अगर हम सी से भी आ रहे होते, करंट बी से सी जा रहा होता तो माइनस आई आर लिखते। चलिए एच से कहाँ जाइए, जी, एच से कहाँ जाइए, जी, वी एच माइनस वी जी, दैट इज करंट के ही डायरेक्शन में है ना। देखो करंट के ही डायरेक्शन में, एच से जी ही करंट जा रहा है, करंट कितना जा रहा है, आई माइनस आई वन, करंट कितना है, आई माइनस आई वन, और मेरा रेसिस्टेंस है 5। अब जी से कहाँ चले जाइए, सर्किट को कंप्लीट करना है, वी जी माइनस वी ए पे वापस आ जाना है। चलिए अब देखिए तो जी से जब ए आए, करंट है आई और रेसिस्टेंस है 25, आई आर दैट इज 25 आई। अब इन सभी का सम लेना है, इधर का वैल्यू क्या हो जाना है, 0, तो देखो 0 हो रहा है, बी से बी गया, सी से सी गया, एस से एस प्लस माइनस में है ना, जी से जी गया, माइनस का भी है प्लस का भी है, तो इस साइड हमेशा क्या हो जाना है, 0। समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इन अ क्लोज लूप विल बी 0, होना चाहिए 0। ठीक है, आप अपने मन से 0 लिख भी सकते हैं, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो इतना लिखने का जरूरत नहीं होगा, एग्जाम में इतना लिखा नहीं जाता है। आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या है, -10, चलो सॉल्व करके लिखते हैं, -10 और 20 तो प्लस का 10। अब आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पे भी है, तो 20 और 25 45 हो गया, 45 और ये प्लस का 5 50 आई, एकदम सही है। कुछ होगा ऊपर नीचे अपना देख लीजिएगा आप लोग। और कितना बचा, माइनस का 5 I1। तो यहाँ से देखा जाए तो ऐसा बन गया 50 I माइनस का 5 I1 इज इक्वल्स टू माइनस का 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन हमने अपने मन से दिया है, हो सकता है आंसर फ्रैक्शन में, तो उसे घबराना भी नहीं है। चलिए एक लूप का काम तो हमारा फिनिश है, एक लूप का काम हमारा हो रखा है। अब चलते हैं सेकेंड लूप में, इन लूप। चलिए ये लूप का नाम हम देते हैं, सी से चलना शुरू करेंगे, सी से डी जाएंगे, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से सी, कंप्लीट। ऐसे क्लॉकवाइज घूम गए। चलिए सी से कहाँ जाना है, डी, वी सी माइनस वी डी, वी बराबर आई आर, करंट के अलॉन्ग जा रहे हैं, जिधर करंट जा रहा है उधर जा रहे हैं ना, सी से डी करंट भी, हम भी उधर ही, आर इंटू आई, I1 15 I1। अब डी से कहाँ जाओ, ई, तो जब डी से ई गए, देर इज नो रेसिस्टेंस, देर इज अ बैटरी, इन केस ऑफ बैटरी वी हैव टू राइट द ईएमएफ, है ना। तो ईएमएफ कितना है, 5 वोल्ट, देखना है प्लस की माइनस, तो हम प्लस से माइनस गए हैं,
डी से जब ई जा रहा है प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस जा रहा है तो उसका ईएमएफ पॉजिटिव। अब वी माइनस वी एफ, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ वी माइनस वी एफ? वी माइनस वी एफ, दिस वन, we are moving in the direction of current, that is I1, so the value will be IR, V equals to IR using Ohm's law, that is 10I1. Clear? Now move from F to VF minus VG. In this case there is no any resistance, no any battery, so the potential drop will be zero. देख लो आप, F से G गए कुछ भी नहीं है, F से G गए कुछ भी नहीं है, तो पोटेंशियल का ड्रॉप क्या हो जाना है? ज़ीरो। अब आप F से कहाँ जाओगे? VF माइनस VH की ओर जाओगे। तो देखो तो ज़रा, आप जा रहे हो G से H, करंट आ रहा है H से G, करंट आ रहा है H से G, आप अपोजिट आ रहे हो, तो अब जो ओम्स लॉ लिखोगे IR वो नेगेटिव में लिखोगे, पहले ही माइनस लगा दो। अब करंट कितना है? I माइनस I1। और मैं एक बात फिर से बता दूं कि जहाँ हम प्लस और माइनस ले रहे हैं ना, जैसे NCERT जस्ट इसका उल्टा लिया है, घबराइएगा मत, उसने जस्ट उसका उल्टा लिया, से आंसर सही आएगा आपका भी। अब H से कहाँ जाइएगा? C, H से चले जाओ C, किस एंड से गए? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ईएमएफ नेगेटिव में लिखिएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, जैसे ही जोड़िएगा भाई इसको, समस्या देखिए, डी से डी गया, ई से गया, एफ से एफ, एफ से एफ, ओके, वी माइनस वी वेयर इज वी माइनस वी एफ, और वी एफ माइनस वी जी, वी एफ माइनस वी जी है वहाँ, फिर जी से एच है, दो जगह एफ हो गया था, जी से एच है, और एच से फिर एच है, सी से यहाँ सी है। चलिए इधर तो हो गया ज़ीरो, इधर कितना होगा? जोड़िए तो ज़रा, दो बैटरी था ना, 5 वोल्ट का प्लस में ही मिला है, 20 वोल्ट का माइनस में मिला है, तो आंसर माइनस में आएगा 15। अब एक चीज़ और देख लो, 15I1 10I1 25I1, 15 10 25, और ये माइनस माइनस प्लस, 5 का I1 और प्लस में, तो 15 15 30, प्लस का 30I1 प्लस में, यहाँ पे माइनस 5I है, बस I तो एक ही जगह पे आया ही है, माइनस का 5I है, तो क्या हो जाएगा? 5I माइनस का 5I प्लस का 30I1 अब बराबर का 15। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दो अननोन, दो इक्वेशन, अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा आप सॉल्व कीजिएगा, I1 नहीं आ जाएगा, इधर गया है I, इधर गया है I1, इस ब्रांच में कितना गया? I माइनस I1, तो I1 निकालना बड़ा ही आसान है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख डाले क्या इधर? चलो इधर ही लिख देते हैं। फर्स्ट में क्या है? 50I, देखो इधर ही सॉल्व कर रहे हैं, छोटा छोटा लिखेंगे, समझना। माइनस 5I1 बराबर 10, माइनस का 10, सब प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, और थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी एक बार देख लीजिएगा, टोटल कैलकुलेशन आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिएगा, मेरे पे कैलकुलेशन को लेके ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। प्लस 30I1 इक्वल्स टू 15। चलिए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं, बताइए तो क्या आएगा? हाँ, कैंसिल कराने के लिए कुछ तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना भाई, तब तो कैंसिल होगा। किसको कैंसिल करा दें? चलो हम इसको कैंसिल कराते हैं, I1 को। देखो इसमें हम 6 से गुना कराते हैं, इस इक्वेशन में ऊपर वाले में हम किससे गुना कराते हैं? 6 से। तो देखो 6 5 ज़ा 30, माइनस का 30I1 अब प्लस का 30I1 कैंसिल हो जाएगा। 50 को 6 से गुना करोगे 300I में से जाएगा 5I, तो बचेगा 295I। एकदम सही जा रहे हैं ना? 300 में से 5 चला गया 295। और यहाँ देखो तो नेगेटिव का 60 आएगा, 10 छके 60, नेगेटिव के 60 में से पॉजिटिव का 15 जाएगा तो 45 बचेगा क्या? नेगेटिव में 45 बचेगा। आई का वैल्यू आ गया ना, नेगेटिव में आया, देखो तो जरा 45/295, 9 बार में गया 5 से, और 5 से 5 बार में 45, इतना एम्पियर। तो मेरे मन से दिया हुआ सवाल था तो कुछ अजीब सा तो रिजल्ट आना ही था। तो I इक्वल्स टू आया -9/59 एम्पियर। देखो हाँ एक चीज़ और अच्छा आ गया वो हम समझा देते हैं। I का वैल्यू ना नेगेटिव में आ रहा है, आंसर नेगेटिव पॉजिटिव में आपका आ सकता है, तो घबराना नहीं है, मैग्नीट्यूड सही आना चाहिए। आंसर मैग्नीट्यूड में, नेगेटिव आने का मतलब क्या है? कोई पूछेगा मेरा वैल्यू नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव आने का मतलब ये है कि तुम I को किधर दौड़ाए थे? A से B। I कैसे दौड़ा रहे थे? A से B। तो I A से B नहीं दौड़ेगा, I जाएगा B to A। I किधर जाएगा? B to A। ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि आपने करंट दौड़ा दिया था छोटे वाले बैटरी से, करंट ओबियसली दौड़ेगा 20 वोल्ट से,
तो 20 वाले से जब आएगा ना तो वो उल्टा ही आएगा, देखो ऐसे आएगा ना, तो बी से ए करें, इसीलिए वहाँ साइन अपने आप नेगेटिव हो गया। तो वो सब घबराने की बात नहीं है, नेगेटिव में आ गया तो भी आंसर सही है। देखो जब आई आ गया तो आई का वैल्यू 2 में चाहे 1 में डाल दो, I1 आ जाएगा, तो सारे ब्रांचेस में आपको करंट मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छे से समझना है, नहीं समझ में आए फिर से पूछना है, कॉल मैसेज कर देना है, हम फिर से आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, हम आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं टेस्ट के लिए, सॉल्व कीजिएगा जो इसी पे बेस्ड होगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। टेस्ट का क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ, मैं क्वेश्चन को पढ़ दूँ। क्वेश्चन है फॉर द सर्किट शोन बिलो, जो सर्किट नीचे दिख रहा है, कैलकुलेट द करंट इन 4 ओम रेसिस्टर, कैलकुलेट द करंट इन 4 ओम रेसिस्टर। आपको करंट कैलकुलेट करके दिखाना है, वो भी किस में, इस वाले ब्रांच में, चारों में ही पे लगा हुआ है ना, इसमें कितना करंट का फ्लो होगा। विथ डायरेक्शन ऊपर जाएगा, या मतलब नेमिंग कर देना, मान लो यहाँ ए, यहाँ बी, तो ए से बी जाएगा कि बी से ए जाएगा वो बताइएगा। यहाँ 12 वोल्ट का बैटरी, यहाँ 10 वोल्ट का बैटरी, 3 रेसिस्टर है, 2 4 6, 2 ओम 4 ओम 8 ओम, 2 बैटरी 10 वोल्ट 12 वोल्ट का। इस सर्किट को सॉल्व कीजिए, इसमें कितना करंट जाएगा बताइए। क्वेश्चन को लिखने या सॉल्व करने से पहले एक बात हम बता दें, क्वेश्चन को थोड़ा कूल माइंड से सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा रेस एकदम नहीं लगाना है, ढंग से अच्छे से सॉल्व करना है। जहाँ कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना भी है। और एक चीज़ और जो हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आप लोग जो भी नोट्स बनाते हो, जो भी नोट्स जिस भी लेक्चर का, वो आप फॉरवर्ड कीजिए हमें। इसलिए हम कह रहे हैं, देखो ये कोई मतलब मेरे फ़ायदे की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम अब कह रहे हैं कि आप सब्सक्रिप्शन लाइए या फिर लाइक, वो सारे वो कैसा कोई मैटर नहीं है। हम आपके भले के लिए कह रहे हैं कि आप जो भी नोट्स लिखते हो अगर आप हमें फॉरवर्ड करते हो, हम थोड़ा उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद हमको ये आइडिया लग जाता है आप किस तरह से पढ़ रहे हो। जो पढ़ेगा तो नोट्स बनाएगा और सेंड करेगा, जो नहीं सेंड कर रहा है सीधी सी बात है वो पढ़ नहीं रहा है। तो सिर्फ व्यूज़ से या लाइक से कुछ होता नहीं है, आपका फ़ायदा तभी है जब आप पढ़ो, है ना। तो बिल्कुल क्लियर हम आपको बता रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 6 है। 1 to 6 जिसने भी नहीं भेजा है, 1 से लेकर के 6 तक का नोट्स भेजकर चेक ज़रूर करवा लीजिए। हम उसका रिमार्क ज़रूर देते हैं, आपका कैसा है, अच्छा है, ओके है, गुड है, हम लिख देते हैं उसमें। ओके मतलब ठीक ठाक बना हुआ है, गुड है मतलब आपने अच्छे से लिखा है उसको, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा तो लिखना आप ही को है। क्योंकि इसके बाद फिर एक ऐसा प्रोसेस भी शुरू होगा जहाँ हम कुछ आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन देंगे, लिख कर आपसे मांगेंगे, आप एक्सप्लेन करके हमको भेजिएगा। तो प्रैक्टिस रहेगा तो आप भेज पाओगे। सिर्फ न्यूमेरिकल से आप तो कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं, बोर्ड भी तो पास करना है ना। तो अच्छे से बात को समझना है और सीरियसली लेना है हर चीज़ों को। यहाँ से कुछ भी लाइटली लोगे तो अब टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास। सॉल्व कीजिए, अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम जो भी न्यूमेरिकल से अगले लेक्चर में लेकर आएंगे, और अब यहाँ से ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है। आने वाले 3 से 4 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर पूरा वाइंड अप हो जाएगा। ओके, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।